हमें किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था तो शाम 7 बजे की फ़्लाइट बुक की ताकि समय से घर पहुंच जाए। दिल्ली में रात को भी काफ़ी ट्रैफिक चलता रहता है, इसलिए 11-12 बजे भी कोई लेट नहीं लगता। यह सोचकर मैं निश्चिंत थी। जब कहीं यात्रा करनी हो तो थोड़ी व्यस्तता बढ़नी तो स्वाभाविक है, और साथ ही साथ सफ़र की घबराहट भी रहती है। मैं पैकिंग के साथ साथ अपने रोज़मर्रा के काम में लगी हुई थी। लंच टाइम में करीब 1:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। चेक किया तो कोई अनजान नंबर था। ध्यान से देखा तो लैंडलाइन नंबर था। मैंने भी उठा लिया। उधर से एयरलाइंस वालों का फ़ोन था। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे की फ़्लाइट अब देरी से 10:30 बजे चलेगी। एक बार तो लगा, अरे यार अब तो बहुत लेट हो जाएंगे। 10:30 बजे चलेगी तो दिल्ली करीब 12:30 से 1 बजे तक लैंडिंग हो पाएगी। फिर सामान लेते लेते और घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे। पर ऐसी अनचाही परिस्थिति में क्या ही कर सकते हैं। फिर टीवी ऑन किया तो पता चला कि उत्तर भारत में सुबह सुबह बहुत भयंकर तूफान आया है, जिसके कारण सारी फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। कितनी तो कैंसिल करनी पड़ी हैं और कितनी ही फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं। अब मौसम की गड़बड़ी में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो हरी इच्छा। हाँ, एक बात की राहत हुई कि डिनर पैक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो देर से जाना है, इसलिए घर से ही डिनर करके आराम से जा सकते हैं। घर के पास ही 10 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है, इसलिए घर से 8:20 पर निकले और 8:30 तक एयरपोर्ट पहुंच गए। समय से पहुंचकर चेक इन काउंटर तक पहुंचे तो पता चला कि फ़्लाइट अब 10:30 की जगह 11:30 चलेगी। एक बार तो बहुत खराब लगा कि अब तो सारी रात ही काली होगी, पर क्या ही कर सकते थे। वेटिंग एरिया में बैठकर जब सामने लगे बोर्ड पर फ्लाइट्स स्टेटस चेक करने शुरू किए तो मालूम हुआ कि उस दिन तो बहुत गड़बड़ चल रहा था। कुछ तो दिन की फ्लाइट्स अभी तक नहीं चली थीं। पूरा एयरपोर्ट ठुसा-ठुस भरा हुआ था और विभिन्न एयरलाइंस वाले अपने अपने पैसेंजर्स को खाने के डिब्बे बांट रहे थे। इसलिए उस दिन एयरपोर्ट पर खाने की महक कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। इंतज़ार का समय लंबा हो रहा था और इतनी भीड़ भड़क्के में बैठे बैठे और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इंसान यही देखने लगता है कि कौन कैसे बैठा है, कैसे चल रहा है, कैसे बातें कर रहा है, कैसे खाना खा रहा है या कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वगैरह वगैरह। खैर, किसी तरह प्रतीक्षा का समय कटा और 11 बजे बोर्डिंग शुरू हुई। इस बार सीट थोड़ी पीछे मिली थी। मैं आम तौर से रास्ते वाली सीट लेती हूँ, लेकिन अगर विंडो सीट पर कोई महिला सवारी हो तो मुझे बीच वाली सीट पर बैठना पड़ता है और मेरे पति आयल सीट ले लेते हैं। जब अपनी सीट तक पहुँचे तो एक बहुत प्यारी सी लड़की विंडो सीट पर बैठ रही थी, इसलिए मुझे बीच वाली सीट पर बैठना पड़ा। एक हल्की सी मुस्कान हमने एक दूसरे को दी और अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाने लगे। वो लड़की किसी से फ़ोन पर लगातार बात कर रही थी। पहले तो होटल के किसी कमरे की बुकिंग कैंसिल करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर किसी को एयरपोर्ट से लेट नाइट पिकअप करने के लिए कह रही थी। अब मैं बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी तो उसकी सारी बातें बिल्कुल साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी। जब तक एरोप्लेन नहीं चला तब तक वह फ़ोन पर बात करती रही। फिर उसने किसी तीसरे व्यक्ति से भी बात की, लेकिन उसके साथ बात करते हुए उसका व्यवहार कुछ नॉर्मल नहीं था। बड़े अजीब से जवाब दे रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि सामने वाले ने ऐसा क्या प्रश्न किया होगा कि उसे ऐसे अटपटे जवाब देने पड़ रहे हैं। मैंने काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश भी की, पर कर नहीं पाई। धीरे धीरे हवाई जहाज चल पड़ा। टेक ऑफ नॉर्मल ही था। ऊपर पहुंचकर हमारी बातचीत शुरू हुई तो उसने पूछा, आप क्या करती हैं? मैंने कहा, बेटा मैं कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं अलग अलग विषयों जैसे कविता, सच्ची कहानियाँ, ब्लॉग्स, होम टिप्स, हेल्थ टिप्स, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों, खासकर महिलाओं से जुड़े विषयों पर मैं अपने वीडियोस डालती हूँ।
यह सुनकर वह बहुत उत्साहित हुई। उसने कहा कि वह मेरा चैनल देखना चाहती है, पर फ़ोन में तब नेट नहीं चल रहा था। पर मेरी एक कहानी दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो डाउनलोडेड पड़ा था। उसने कहा कि वह देखना चाहती है। मैंने अपने मोबाइल में उसको ऑन करके दिखाया तो उसने पूरे दिल से वह वीडियो देखा। उसे बहुत पसंद आया। वह कहने लगी, आंटी मेरी स्टोरी इतनी अलग है कि अगर मैं आपको सुनाऊंगी तो आप अवश्य उसे लिखना चाहोगे। मैं हैरानी से उसे देख रही थी कि जिंदगी से भरपूर इस प्यारी सी लड़की की ऐसी क्या अनोखी कहानी होगी जिसे यह मुझे सुनाना चाहती है, और उसे विश्वास भी है कि मैं वह अवश्य लिखना चाहूंगी। मैंने उससे पूछा कि दिल्ली में रहती हो या किसी काम से जा रही हो, तो उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश में रहती है और यहाँ कोई एग्ज़ाम देने आई थी। अब दिल्ली वापस जा रही है और अगले दिन सड़क के रास्ते अपने शहर वापस जाएगी। मुझे फिक्र हुई कि फ़्लाइट इतनी लेट हो रही है और यह रात को अकेले घर कैसे जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को अकेले घर कैसे जाओगी? तो उसने बताया कि उसका भाई उसे लेने एयरपोर्ट आएगा। मैंने कहा, अच्छा, फिर ठीक है। यह सुनकर मैं भी निश्चिंत हो गई। उसका नाम तो उसके मुंह से मैंने तभी सुन लिया था जब वह फ़ोन पर अपना होटल रूम कैंसिल करवाने के लिए अपनी डिटेल्स दे रही थी। उसका नाम सपना था। मैंने उसे पूछा, अच्छा तो पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? उसने बताया कि वह एमबीए ऑनलाइन कर रही है और यहाँ पेपर देने आई थी। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इतने में मौसम की खराबी के कारण हवाई जहाज हिलने लगा। सपना को बहुत डर लग रहा था। डर तो मुझे भी लगा। वह कहने लगी कि वह पहली बार अकेले हवाई यात्रा कर रही है और उसे अपने बेटे की याद आ रही है। मैंने हैरानी से कहा, बेटा? अरे, मुझे लगा अभी तो तुम्हारी शादी ही नहीं हुई होगी। तो सपना कहने लगी, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा भी है। सपना के चेहरे से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना वाकई मुश्किल था। वह 26-27 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे जब उसकी कहानी आगे बढ़ी तो उसने बताया कि यह उसकी दूसरी शादी है। अब तो मैं और आश्चर्यचकित हो गई। बड़ा स्वाभाविक सा मैंने अपना प्रश्न उसकी तरफ किया कि पहली शादी में क्या समस्या हुई थी, तलाक क्यों हुआ? तो सपना ने बताया कि उसके माता पिता एक संभ्रांत परिवार के हैं और उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार एक अच्छा घर बार ढूंढकर उसकी शादी कर दी। लेकिन लड़का पहले दिन से कुछ खिंचा खिंचा रहता था और बहुत जल्द ही उसे समझ में आ गया कि लड़का इम्पोर्टेंट यानी नपुंसक है। सपना ने कहा भी कि संबंधित डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन लड़के के परिवार वाले नहीं माने कि जग हंसाई होगी। बड़ा अजीब सा तर्क था और क्या सोचकर उन्होंने अपने बेटे की शादी की। यह बात तो वैसे भी पता चलनी ही थी और इस तरह 15 दिन बाद ही वह अपने मायके वापस आ गई और फिर उसका तलाक हो गया। उसके बाद उसने अपने माता पिता को बहुत कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन उन्होंने फिर उसकी नहीं सुनी। कुछ समय बाद ही दूसरा घर बर ढूंढने की कार्यवाही शुरू कर दी। क्योंकि सपना की पहली शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और तब ना ही कोई बच्चा था, इसलिए दूसरा लड़का ढूंढने में उसके माता पिता को इतनी दिक्कत नहीं हुई। डाइवोर्स के करीब 1 साल बाद ही उन्होंने सपना की दूसरी शादी कर दी। पहले पहल तो उसको सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दूसरे पति ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सपना फिर परेशान रहने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक भंवर से निकलकर दूसरे भंवर में फंस गई है। उसका दूसरा पति हद से ज्यादा शक्की स्वभाव का है। वह अकेले कहीं आ जा नहीं पाती थी।
और ना ही किसी से बात कर सकती थी। जब वह एरोप्लेन में बैठी थी तो मैंने उसे कुछ कहा था, तब वह फ़ोन पर अपने दूसरे पति से ही बात कर रही थी। उसके पति ने तब भी उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, कौन है साथ में। तो उसने बताया कि एक आंटी साथ वाली सीट पर है, बस वही कुछ पूछ रही थी। मुझे हैरानी हुई थी उसकी इस बातचीत पर कि उसको मुझसे बात करने की भी किसी को सफाई देनी पड़ रही है। शुरू में जब सपना ने बताया कि उसकी दूसरी शादी भी चल नहीं पा रही है, तो मुझे लगा कि मैं उसको शायद कुछ समझा पाऊँ कि किसी तरह एक अवसर और दे अपनी शादी को। लेकिन जब उसकी पूरी कहानी विस्तार से सुनी तो मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। इतने में बात करते करते हवाई जहाज की टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऐसे लग रहा था कोई टूटी फूटी बस किसी गांव की उबड़ खाबड़ सड़क पर जा रही है। ऐसी परिस्थिति में बस में तो कंडक्टर को कहा भी जा सकता है कि कृपया हमें नीचे उतार दो, पर एरोप्लेन में किसको क्या कहें। हम दोनों डर से कांप रही थीं। लेकिन मेरे पति मस्त गहरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो लगा काश हमें भी नींद आ जाती तो इतना डर का सामना नहीं करना पड़ता। तभी सपना ने मेरा हाथ फिर जोर से पकड़ लिया। वह बोली, आंटी, मैं तो कभी अकेले नहीं आऊंगी, बस एक बार अपने बच्चे तक पहुंच जाऊं। मैंने उसे संयत करने के लिए कहा कि ऐसा रूटीन में नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी कभी हो जाता है। मैंने पहले कई बार हवाई जहाज से यात्रा की है, लेकिन इतनी भयंकर टर्बुलेंस पहले कभी नहीं झेली। मेरा भी यह पहला ही अनुभव है। मैंने स्वयं को भी दिलासा दिया कि अगर जिंदगी लिखी होगी तो जरूर सुरक्षित धरती पर उतर जाएंगे, और अगर नहीं लिखी होगी तो यहीं से ऊपर, यानी जो ईश्वर को मंजूर। कोई नाजुक दिल वाला होता तो सच में परेशानी खड़ी हो जाती। एरोप्लेन की सारी बत्तियां भी बुझा दी गई थीं और सभी यात्री और क्रू के सदस्य अपनी अपनी सीट पर सांस रोके बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जाने अगले पल क्या होगा और क्या नहीं होगा। निश्चित ही सबको मौत से भय लग रहा था। इन सब से ध्यान हटाने के लिए हम दोनों ने फिर बातचीत शुरू कर दी। सपना अपनी रौ में बताई जा रही थी कि दूसरे पति से परेशान होकर वह फिर मायके वापस आ गई है। मायके में सभी का व्यवहार सपना के प्रति बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि उसके भाई भाभी का भी। फिर कुछ समय बाद उसके ससुराल वाले उसे मना कर ले गए और उसके माता पिता ने भी समझा बुझाकर उनके साथ भेज दिया। लेकिन उसके पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह जस का तस ही रहा। इसी बीच वह प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके पति का तबादला अमेरिका हो गया। इन्हीं सब हालातों के चलते सपना पति की नौकरी की वजह से यूएसए चली गई। उसकी डिलीवरी भी वहीं पर हुई। उस समय उसकी देखभाल करने के लिए उसकी मम्मी आई। सपना के पति ने उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया। लेकिन एक बात जो सपना समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति अपने बच्चे को प्यार करना तो दूर, उसको उठा भी नहीं रहा था। अब सपना के सब्र का बांध टूटने लगा। वह कहने लगी, आंटी, हद तो तब हो गई जब डिलीवरी होने के 10वें दिन ही उसके पति ने बच्चे को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। वह शक्की मिजाज के कारण उससे बहुत बुरा व्यवहार करता था, तो भी वह सह गई। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि कोई सगा पिता अपने ही जामते बच्चे को प्यार देने की बजाय अपशब्द कैसे कह सकता है। यह सब देखकर वह फिर टूट गई। भारत से अपनी टूटी हुई शादी को बचाने का जो सपना लेकर वह आई थी, उसके पति ने उसे चकनाचूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब सपना का धैर्य जवाब दे गया और जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी संभली, वह अपनी माँ और अपने बच्चे के साथ इंडिया वापस आ गई और फिर से मायके वालों के साथ रहने लगी। सभी घर वाले उससे बहुत प्यार से पेश आते।
उसे वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। उन्हें सपना की फिक्र रहने लगी कि उसके भविष्य का क्या होगा। उसके ससुराल वालों ने उससे कोई भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही करीब 2 साल निकल गए। लेकिन फिर अचानक से उसके पति का कभी कभी फ़ोन आने लगा और उसने सुलह की कोशिश शुरू की। पर सपना को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने सपना से पूछा कि उसके विश्वास ना करने की क्या वजह थी। उसने बताया, आंटी, पहली बात तो वह अब भी शक्की स्वभाव का है, जिसका सबूत वह बार बार फोन पर देता रहता है। दूसरा, वह कभी भी बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। मैंने कहा, ऐसे कैसे? उसका बच्चा है, उसको याद नहीं आती? तो सपना ने बताया, आंटी, जब मैं उसके पास थी तब उसने कभी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाया, उसको प्यार नहीं किया, बल्कि उसको गंदी गंदी गालियां देता था। और अब इतने समय के बाद भी उसने जब फोन पर बात शुरू की है तो बच्चे के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलता, ना ही कुछ पूछता। मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा कि वह ऐसी कैसी प्रवृत्ति का पिता है जो अपने ही बच्चे के बारे में नहीं जानना चाहता। फिर सपना ने और खुलासा किया। कहने लगी, आंटी, हमें कहीं से पता चला है कि वास्तव में क्या हुआ है। उसको जॉब की प्रमोशन में कुछ दिक्कत आई है, क्योंकि उसका मैरिटल स्टेटस क्लियर नहीं है। ना तो वह मैरिड है और ना ही डाइवोर्सी। इसलिए वह मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर मैं उसके पास वापस चली गई तो वह फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेगा जो अभी तक करता आया है। अब मुझे भी सपना की बात समझ आ रही थी। फिर वह बोली, लेकिन आंटी, एक प्रॉब्लम और है। मैंने पूछा, अब और क्या? तो वह मायूस सी होकर कहने लगी, आंटी, मैं एक छोटे शहर से हूँ। सभी रिश्तेदार और गली मोहल्ले वाले जानते हैं कि मेरा एक डाइवोर्स हो चुका है और दूसरे पति से बन नहीं रही है। साथ ही मैं अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही हूँ। आंटी, अब सभी को यही लगता है कि मुझ में ही कोई दोष है कि मैं किसी के साथ निभा नहीं पाती हूँ। मेरा घर के बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। इसलिए दुखी होकर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे शहर में सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अब जब दूसरे पति का फ़ोन आता है तो कभी कभी मुझे लगता है बच्चे की खातिर मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को निभाने की एक कोशिश और करनी चाहिए। यह ना हो कल को बच्चा ही मुझे कोई दोष देने लगे। आंटी, सच में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैंने उसे कहा कि पढ़ाई करके नौकरी करने का उसका फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर से ज़्यादा दूर ना रहे ताकि परिवार वालों का नैतिक सहारा भी बना रहे। और जहाँ तक रही दूसरे पति की बात, तो तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं है कि वह सुधर गया है। बाकी वक्त और ईश्वर पर छोड़ दो। दोनों बहुत ही बलवान हैं। कई बार जब कोई राह ना सूझ रही हो तो मनुष्य को ऊपर वाले और समय के हाथ में छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि विधाता के फैसले हमारी सोच से बेहतर होते हैं। सपना बोली, आंटी, आप सही कह रही हैं। अब हम दोनों के बीच में चुप्पी छा गई। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही प्लेन लैंड कर गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और एरोप्लेन से उतरकर अपना अपना सामान लेने लगेज बेल्ट की ओर चल पड़ी। दोस्तों, कैसी लगी है सच्ची कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।